267 भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष, मन को शांति देने वाला, दिल को लुभाने वाला, शरीर को प्रसन्नता देने वाला, एक अच्छा समाज का निर्माण करने वाला, एक अच्छे विश्व का निर्माण करने वाला और हर एपिसोड जो है कुछ न कुछ नई जो है विधा बताने वाला, नया गुण देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। तो आज हमारा एक विषय जो ऐसा विषय है जो हमारे जीवन का निर्माण करता है। आज का हमारा विषय है जीवन एक, दृष्टि अनेक। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति जीवन जीता है। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वह जीवन कहलाता है। और आज का युग है वो रिटर्न टिकट का युग है। यानी व्यक्ति कहीं यात्रा करता है तो पहले रिटर्न टिकट की ज्यादा चिंता करता है कि मुझे रिटर्न कब होना है, उसकी चिंता जाने के बनिस्पत रिटर्न टिकट की ज्यादा करता है। तो प्रकृति ने भी पूरा नियम बना लिया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई संयोग नहीं है प्रकृति का जिसके साथ में वियोग नहीं है। आज हम किसी के साथ के अंदर बातचीत कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो समय आने वाला है कि वो पूरा होने के बाद कभी न कभी हम उससे विलग होंगे। हम ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं तो लंबी सफ़र यात्रा होती है हमारी, तो पड़ोसी जो हमारे साथ जो पैसेंजर बैठा होता है तो उसको हमारे एक विचारधारा का व्यक्ति होता है, तो प्रेम हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, एड्रेस लेते हैं और घर आने का एक दूसरे से वादा करते हैं। तो ये तो संयोग हो गया। लेकिन जब अपना अपना स्टेशन आता है तो व्यक्ति चला जाता है। उसी तरीके से ये सारी जो सृष्टि है वो एक रंगमंच है। रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। यानी ये सारी सृष्टि दुनिया है एक रंगमंच की तरह है, एक ड्रामा की तरह है। इसके अंदर व्यक्ति अपना अपना रोल अदा करता, कोई राम का करता, कोई रावण का करता है, कोई सीता का करता है, कोई विभीषण का करता है, कोई भरत का करता है, कोई शत्रुघ्न का करता है, कोई लक्ष्मण का करता है। तो हर एक अपना अपना रोल अदा करके और वो चले जाते हैं। तो हम भी जितना जीवन होता है उतने जीवन भर हम इस जो रंगमंच के ऊपर, इस नाटक के ऊपर जो है हम अपना रोल अदा करते हैं और एक दिन चले जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि हमारा जीवन तो एक ही होता है, क्योंकि व्यक्ति 50 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, एक जीवन कहलाता है। अब क्या है, जीवन एक और दृष्टि अनेक। देखिए, मैं 2-4 उदाहरण देता हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है फूलों के बगीचे के अंदर गया, रोज के गुलाब के बगीचे के अंदर गया, तो सारे गुलाब है। उसका मकसद है गुलाब को प्राप्त करना। वाइट गुलाब, रेड गुलाब, ग्रीन गुलाब, सब कलर के गुलाब ही गुलाब होते हैं। तो उसके लिए मुसीबत हो जाती है कि मैं कौन सा चयन करूं। चयन करना उसके लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर जीवन एक, दृष्टि अनेक। तो उसी तरीके से हम जीवन कैसे जिए, अनेक दृष्टियां हमारे सामने आ जाती है। हमारे लिए कठिनाई हो जाती है कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। ये बात अवश्य है कि हमने जो पूर्व जन्म के अंदर जो कर्म किए हैं, जैसे हमने भाव बीज डाले हैं, जैसे हमने कॉजेस बीज डाले हैं, जैसे हमने कर्म बीज डाले हैं, वो इस जन्म के अंदर हमारे कर्म फल और कर्म परिणाम मिलते हैं। हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमने पिछले जन्म के अंदर क्या कॉजेस डाले हैं। तो इफेक्ट तो हमको मालूम पड़ रहा है, कॉजेस को हमको पता नहीं है, और वो इफेक्ट को हम भुगतते हैं। इफेक्ट को हम जो है वो इफेक्ट को हम जीवन के अंदर धारण करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दूसरा उदाहरण देता हूं। कोई व्यक्ति मॉल के अंदर चला गया। मॉल के अंदर हालांकि उसको एक पर्टिकुलर आइटम खरीदना है घर के लिए, मान लो समझ लीजिए कि कोई एक आइटम उसको खरीदना है, लेकिन उस आइटम की सैकड़ों वैरायटी है।
वो उसको वो चयन करना उसके लिए भारी पड़ जाता है। एक ही आइटम की सैकड़ों वैरायटी है, उसके लिए चयन करना भारी पड़ जाता है। उसी तरीके से आप देखिए कि अन्य अन्य हम जो है वो दुकानों के अंदर जाएं तो एक ही वैरायटी, एक ही चीज़ की कितनी कितनी वैरायटी है, तो चयन करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरीके से बच्चा जब जन्म लेता है और माँ उसकी प्रथम पाठशाला होती है, माँ उसको जो है पहला शब्द सिखाती है, इसीलिए मदर टंग कहा जाता है। माँ उसको तुतला तुतले रूप के अंदर जो शब्द सिखाती है, अ आ ई ऊ सिखाती है, तो वो मदर टंग कहलाती है। वहाँ से वो सीखता है, संस्कार लेता है, उसके बाद बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। अब जब उसमें थोड़ी समझ आती है, यानी ये जो हमारी शिक्षा का जो निर्धारण किया गया है वह भी ऐसे किया गया कि बच्चे में समझ आती है। मान लीजिए बच्चे ने 10वीं क्लास पास कर लिया, अब 10वीं क्लास के अंदर सब सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, हर चीज़ पढ़ाई जाती है, जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, हर चीज़, थोड़ी संस्कृत पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सब चीज़ पढ़ाई जाती है। जब लेकिन वो 11th में आता है, जब जीवन एक दृष्टि अनेक लागू होती है, तब वो अपने आप को तोलता है कि मेरा रुझान किस तरफ है, उसको इंटरेस्ट किस तरफ आ रहा है। उसको इंटरेस्ट वैसे 10th में ही मालूम पड़ जाता है, साइंस के अंदर इंटरेस्ट है, साइंस बायोलॉजी अच्छी लगती है, साइंस मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, कॉमर्स अच्छी लगती है, आर्ट्स अच्छा लगता है, या आर्ट्स के अंदर भी देख के मैं सरल आर्ट्स को करके IAS IPS जैसी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दूंगा। कॉमर्स वाला ये सोचता है कि मैं बैंक के अंदर उच्च अधिकारी बन जाऊंगा, CA बनूंगा, MBA बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। इस तरीके की भावना उसकी 11th के अंदर जो है वो भीतर आने लगती है। अनेक दृष्टियां हमारे सामने हैं, कितने कितने कोर्सेज और कितनी कितनी दृष्टियां हमारे सामने हैं। उस दृष्टियों में से हम चयन करते हैं और चयन करने के बाद के अंदर हम निर्धारण करते हैं। जो लोग अच्छे लोग होते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं या अच्छा मेरिट के अंदर आना चाहते हैं, वो बच्चे अपना वहाँ पर चयन कर लेते हैं और अपने मनपसंद का चयन करते हैं। जो थोपा हुआ होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, जो मनपसंद का चयन किया होता है वो उस लाइन के अंदर आगे बढ़ता रहता है। और मूल बात जो यहाँ पर दृष्टि अनेक तो है, लेकिन अनेक में से आपको एक को प्राप्त करना होगा। सारी चीजें हम वर्ण नहीं कर सकते, एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, एक व्यक्ति एक ही विषय में परफेक्ट होता है। तो आज का हमारा विषय ये है कि जीवन तो एक है, दृष्टियां हमारे सामने अनेक है। उन दृष्टियों में से आप चयन कीजिए कौन सी आपको अच्छी लगती है, कौन सी दिशा में आपको जाना चाहते हैं। अपने आप को तोलिए कि मेरी योग्यता किसके अंदर है, मैं कौन सा अच्छा कर सकता हूं और कौन सा मेरे भीतर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात दुनिया के अंदर इंटरेस्ट की होती है। इंटरेस्ट जिस व्यक्ति का होता है वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे अनुकूलता हो, प्रतिकूलता, उस कार्य को कर लेता है क्योंकि वो रुचिकर होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारा रुचिकर भोजन होता है तो रुचिकर भोजन हम तुरंत कर लेते हैं, अरुचिकर भोजन होता है तो हम छोड़ देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह रुचि की बात है, रुचि बहुत बड़ी चीज होती है और इस रुचि को तोलना चाहिए। कभी भी थोपी थोपाई रुचि के मामले के अंदर, जीवन निर्माण के मामले के अंदर स्व परीक्षण कीजिए। जो मुख्य मुद्दा आज ये है उसका परीक्षण स्वयं का होना चाहिए और दूसरा हमें गाइडेंस दे सकता है। उसकी वेराइटीज को देखिए, सब लोगों से जो है वो आप सबके विचार लीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की बीमारी और लाइलाज है, वो ऑपरेशन करना चाहता है तो 2, 3, 4, 5 डॉक्टर लोगों की एक्सरे के माध्यम से, MRI के माध्यम से या जो कुछ भी उसके पास में उपलब्ध है टेस्टिंग है, उसके माध्यम से ओपिनियन लीजिए। फिर एक जनरल ओपिनियन बनती है कि नहीं ऑपरेशन ही इसका एक माध्यम, तो वो किया जाना है। उसी तरीके से आप सबके जो सारी दृष्टियां
हमारी इस दुनिया के अंदर सब दृष्टियां बिखरी पड़ी है, उस दृष्टि में से आपको अच्छी कौन सी लगती है? हम मॉल के अंदर चले गए, वैरायटी एक है, लेकिन आपकी नज़र जो पड़ेगी, आपको जो लगेगा उसकी मेरिट्स को देख के, डीमेरिट्स को देख करके, उसके फायदे को देख करके, उसके गुण अवगुण को देख करके आप तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो हमारा विषय है वो ये है, लक्ष्य निर्धारण का विषय है कि हमको लक्ष्य का क्या निर्धारण करना है। लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए तीन बातें हमारी संस्कृति में मुख्य रूप से आती है, ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय का अर्थ होता है इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अच्छी है, बुरी है, सब का नॉलेज होना चाहिए, उसको ज्ञेय कहते हैं। यानी जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। उसके बाद के अंदर अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करिए। हे का मतलब छोड़ने योग्य है, मेरे काम की नहीं है। उपादेय ग्रहण करने योग्य है, ये काम मेरे चीज की, मेरे मतलब की है और मेरी कैपेसिटी है, इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, तो उसको उपादेय, उसको ग्रहण किया जाना चाहिए। जैसे गुणों की बात आती है, गुणों को ग्रहण किया जाना चाहिए, अवगुणों को हे करना चाहिए, लेकिन गुण अवगुण दोनों की जानकारी करनी चाहिए। ये ज्ञेय कहलाता है। इसलिए ज्ञेय, हे, उपादेय तीनों आवश्यक है। तो इसीलिए अपना लक्ष्य का निर्धारण करो। लक्ष्य का निर्धारण के लिए अपने आप को तोलो, और एक बार जब लक्ष्य का निर्धारण कर दिया तो आपको स्वप्न आने चाहिए कि मुझे अच्छा इंजीनियर का लक्ष्य किया था, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर का बनना है, कि मुझे जो है निट की परीक्षा में प्रथम आना है और आईआईटी के अंदर मुझे जाना है, अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या माइनिंग इंजीनियर बनना है, या केमिकल इंजीनियर बनना है, जो भी आप बनना चाहें। और कुछ लोग होते हैं जो कि जन्मजात लीडरशिप होती है, तो वो पॉलिटिकल साइड के अंदर जाते हैं, वो आर्ट्स का विषय लेते हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी माने हुए इकोनॉमिस्ट है, तो ये हमेशा इन्होंने इकोनॉमी में रहे। जवाहरलाल नेहरू और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र भाई मोदी, ये पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सक्रिय है और पॉलिटिक्स इनकी हॉबी है, पॉलिटिक्स इनका विषय है, तो इसके अंदर रहे हैं और इसके अंदर कामयाब हुए हैं। जो व्यक्ति रुचि से कोई भी अपना जो है लक्ष्य बनाता है, उसके अंदर कामयाब होता है, क्योंकि वैसा सपोर्ट वो स्वयं करने लग जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमने अपनी सहायता प्रारंभ कर दी, हमने लक्ष्य बना दिया, हम पुरुषार्थ में लग गए, तो ईश्वर हमारी मदद अवश्य करता है। और उसके साथ साथ में ये जो सृष्टि है वह भी हमारी मदद करती है। अगर आपका दृढ़ निश्चय है, जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं, संकल्प शक्ति के अंदर कितनी ताकत है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बचपन के अंदर प्रिज्म का जो है वो प्रयोग किया है। एक जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाइट जो है त्रिकोण का प्रिज्म होता है, उसके ऊपर जो है सूरज की किरण डाली जाती है और सूरज की किरण का उसमें रिफ्रैक्शन होता है, तो उन तीनों भुजाओं में से निकल करके उसका फाइनल जो रिजल्टेंट निकलता है, उसके उस जिस बिंदु से वह होता है वो इतना गर्म और इतना ताकतवर हो जाता है कि उस कागज को रखा जाता तो कागज भी जल जाता है, यानी वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ठीक उसी तरह से संकल्प शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि हमारे सारी विचारधारा एक जगह एक पॉजिटिव थिंकिंग पर आ जाती है। लक्ष्य ही लक्ष्य दिखता है चारों तरफ। उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम सपने लेने लग जाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्लानिंग हो जाती है। सुबह शाम उठते बैठते वो लक्ष्य ही नजर आता है। लक्ष्य की हम बात करते हैं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्धारण करते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो लक्ष्य की हमको प्राप्ति होती जाती है। वो संकल्प शक्ति है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो विषय रखा गया है वो संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए रखा गया है। अब थोड़ा वर्तमान सिनेरियो की हम बात करें तो हमारे आज भारतवर्ष के अंदर 80 करोड़ युवा शक्ति है, लेकिन उसके अंदर से वो अपने लक्ष्य का निर्धारण बहुत कम लोग कर पाते हैं।
ग्रेजुएशन करते हैं लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, उनको पूछा जाता है तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तुम पढ़ाई करके क्या करोगे, तो वो कहता है कि जो कोई भी नौकरी मिल जाएगी उससे हम भरण पोषण कर दें। यानी उन्होंने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है। लक्ष्य का निर्धारण 11वीं क्लास में आते ही हो जाना चाहिए कि मुझे ये बनना है, तभी संकल्प शक्ति मजबूत बनने हो जाती है। और आपने डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट कर दी तो फिर आपका क्या लक्ष्य का निर्धारण होगा, क्योंकि आपकी जो कर्मजा ऊर्जा जो आपने 7, 8, 10 साल के अंदर लक्ष्य को न निर्धारित करके और संकल्प शक्ति को उस पीरियड के अंदर मजबूत नहीं किया तो फलवान नहीं होती है। हर एक चीज का अपना समय होता है। मनुष्य की जो बिल्डिंग की जो उम्र होती है वह 15 से 25 साल के बीच में होती है। 25 साल के अंदर वह बहुत बड़ा लक्ष्य को हासिल कर लेता है और 25 साल के बाद तो उसकी क्रियान्विति के अंदर वह एंटर होता है। कुशल इंजीनियर होकर के इंजीनियर की नौकरी में लगता है, आईएएस होकर के आईएएस की जो है गवर्नमेंट के अंदर चलाता है, आईपीएस जो है पुलिस लाइन के अंदर चला जाता है, एक अच्छा बिजनेस एमबीए किया हुआ सीआ हुआ अच्छे बिजनेस में चला जाता है, बैंक में चलाता। वो तो क्या होता है कि वो 25 साल की उम्र के बाद के अंदर तो है उसकी कर्म या ऊर्जा काम में आने लग जाती है। लेकिन लक्ष्य का निर्धारण होता है 15 से 25 के बीच के अंदर सारे लक्ष्य को क्रियान्विति निर्धारण और उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये 10 साल का पीरियड इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसके अंदर व्यक्ति जो 25 साल का होते होते मजबूत लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, डिग्री एक्सीलेंट मेरिट के अंदर प्राप्त कर लेता है। और जो मेरिट के अंदर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है इतना पारंगत हो जाता है, इतनी संकल्प शक्ति उसकी मजबूत हो जाती है और वह उस विषय के अंदर इतना इंटरेस्ट लेने लग जाता है कि जब वह जो है सेवा के कार्य के अंदर एंट्री लेता है तो सक्सेसफुल होता है। और यही कारण है ये लोग इतनी बड़ी जो कई लोग होते हैं जो जिनका लक्ष्य होता है जब भी मेरिट पर पहुंचते हैं और बिना लक्ष्य वाले ढुलमुल नीति वाले होते हैं, वो अपना छोटा सा जो लक्ष्य बना करके और जैसे तैसे ही जो है जिंदगी हो जाती। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज खास तौर से मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, खास तौर से मेरे प्रिय स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आप जब 11वीं क्लास के अंदर आ गए हो तभी लक्ष्य का निर्धारण कर लो और 25 साल की उम्र तक जो आपने डिग्री कोर्स है जो कुछ करना उस तक पारंगत हो जाओ। इस 10 साल के पीरियड के अंदर जितनी भी उसकी जो है अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसके गुण है, उसके गुण हैं, उसकी गहराइयाँ हैं, उसकी बारीकियाँ हैं, उसको अनुभव के अंदर ले लो। तो आप जो है एंट्री लेंगे अपने प्रोफेशन के अंदर तो एक जो है अनुभवशुदा व्यक्ति की तरह हो जाएंगे। ऐसा होता है एक व्यक्ति को तो धीरे धीरे 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल काम करते करते अनुभव आता है, क्योंकि उसका कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता है और एक प्रारंभ से ही लक्ष्य लेके चलता है तो वो शीघ्र अनुभव को प्राप्त करता है। क्वेश्चन ये है कि हमारा लक्ष्य कैसा है, हमारी संकल्प शक्ति कैसी है, हमारी रुचि कैसी है, हमारा रुझान कैसा है और हम उसके लिए कैसी प्लानिंग करते हैं, कितनी क्रियान्विति करते हैं, उस पर सारे बातें डिपेंड करती है। तो आज अगर हमें इस युवा शक्ति का अच्छा उपयोग करना है तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आज का विषय जो है आपके लिए बहुत सुंदर विषय है कि जीवन एक दृष्टि अनेक, उस दृष्टि में से एक दृष्टि को प्राप्त कर लीजिए। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया और जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। तो आत्म तत्व एक ऐसा तत्व है कि इसको जान लेने के बाद में निशेष कुछ बाकी नहीं है जानने के लिए। तो उसी तरीके से जो हम अपना लौकिक, दो तरह के हमारे लक्ष्य होते हैं, एक तो लौकिक लक्ष्य होता है, एक पारलौकिक लक्ष्य होता है। तो अभी तक मैंने बात करी जितनी लौकिक लक्ष्य की बात करी कि लौकिक लक्ष्य के अंदर हम जीवोपार्जन है, लोगों की सेवा करने का वो कार्य करते हैं। अब मैं थोड़ा पारलौकिक लक्ष्य की भी बात करता हूँ, क्योंकि जीवन वही है, जीवन अलग अलग नहीं है। जीवन तो एक 60 साल का 70 साल का जितना मिला है उतना जीवन हमारे सामने है। तो एक पारलौकिक दृष्टिकोण होता है। हमें एकांगी दृष्टिकोण से नहीं रखना है। अगर हमें होलिस्टिक बनना है, हमको संपूर्ण बनना है,
तो हमें डुएल यानी हमारा लौकिक जगत और पारलौकिक जगत दोनों सुधरने चाहिए। हमने लौकिक जगत तो निर्धारित कर दिया, पारलौकिक जगत हमारा ये है हम आत्मचिंतन को करें, अपने अस्तित्व को पहचानें। अस्तित्व को पहचानने के लिए हमें ये लक्ष्य बनाना चाहिए। थोड़े समय एकांत में बैठ करके अपने आप से 3 प्रश्न करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इसमें पूरा अध्यात्म समाया है। आपको इसके जवाब मिलेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कोई नीची योनि से आया हूँ और मनुष्य जीवन को प्राप्त किया, मुझे कहाँ जाना है। इस जीवन का मैं सदुपयोग करके मोक्ष गति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। और जिस व्यक्ति ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया फिर कोई प्राप्त करना शेष नहीं हो जाता है, सारा निशेष हो जाता है, वह संपूर्ण हो जाता है, वो होलिस्टिक होता है, वो पूर्ण हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पूर्णता को बहुत महत्व दिया गया है। पूर्ण वो व्यक्ति होता है जो सर्वांगीण होता है, जिसके पास सभी तरह का अनुभव होता है। तो हम सर्वांगीण कब होंगे, जबकि हमारे जीवन की दृष्टि जो है, बाह्य दृष्टि और आंतरिक दृष्टि है, दोनों का समन्वय करेंगे। दोनों का समन्वय करने से एक अच्छा इंसान बनता है। अच्छा इंजीनियर तो बन सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा इंजीनियर बने। हम इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद में, नेता बनने के बाद के अंदर उसका उपयोग कैसे करेंगे। उसका उपयोग करने के लिए हमारा जो भीतर का जगत है वो हमें बहुत तरह के जो है सुझाव देगा कि लोगों के परोपकार की तरफ उतरिए। आपको तनख्वाह मिलती है, आप इंजीनियर हो, कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उस कमाई के साथ साथ के अंदर लोगों का भला करने की बात सोचिए, परोपकार की बात सोचिए। जिन लोगों के साथ के अंदर आप कार्य कर रहे हो सबका हित चिंतन होना चाहिए और उसके लिए देखिए उन सब के साथ अच्छा बिहेवियर करने वाला, प्रेम से रहने वाला, सबको भाईवत समझने वाला व्यक्ति कब होगा, जबकि उसके आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के लक्ष्य निर्धारित हो जाएंगे। तो हमको केवल एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है, दोनों लक्ष्य निर्धारित करने हैं। हमारा भीतर का जगत हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, बाहर का जगत जो है हमें आजीविका कमाने के लिए करता है। लेकिन आजीविका कमाना एक बात है, समाज में रहना एक बात है, परिवार में रहना एक बात है, लेकिन कैसे रहना ये भीतर का जगत देता है कि इंसानियत के साथ रहना, मानवता के साथ में रहना। जहाँ भी रहो, जिस पद पे रहो, बड़े से बड़े पद के हो, भारत के राष्ट्रपति बन गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो भी सबको अपने आप को प्रधान सेवक मानना। हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं मैं तो 125 करोड़ लोगों का प्रधान सेवक हूँ, ये अच्छी मानसिकता है, ये निरंकारी मानसिकता है। हमारे अहंकार को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये निरंकारिता कहाँ से आएगी, ये बाहर से नहीं मिलेगी भाइयों। निरंकार बनने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। और आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, बन सकते हो, लेकिन आप अहंकारी बन गए तो सबका सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऊपर जो एक बुद्धि होती है, वो हमें, बुद्धि क्या होता है कि हमें ज्ञानी बना देती है, लेकिन बुद्धि के ऊपर भी हमारी प्रज्ञा है, वो हमें पंडित बनाती है। प्रज्ञा कभी भी दोष नहीं करवाती, प्रज्ञा पंडित बनाती है। प्रज्ञा कभी भी अहंकार नहीं करने देती। प्रज्ञा कभी भी जो है वो किसी के साथ के अंदर धोखाधड़ी नहीं करने देती। प्रज्ञा हमें सही दिशा में लगाती है, क्योंकि प्रज्ञा आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है। प्रज्ञा मोक्ष में ले जाने वाली है। बुद्धि तो हमारे शरीर के लेवल पर काम करती है, इंद्रियां है, इंद्रियां के बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद चित्त है, चित्त के बाद अहंकार है, लेकिन प्रज्ञा सबसे ऊपर है। तो हमें उस प्रज्ञा को जागृत करना है और उस प्रज्ञा को जागृति के बाद हम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को रोज देख रहे हो, श्रद्धा के साथ देख रहे हो, गुण लेने की दृष्टि से देख रहे हो, परिवर्तन लाने की दृष्टि से देखते हो, तो हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। यही चैनल 24 का उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। पुनरुत्थान कार्यक्रम से सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।